तो चलिए आप सबको गुड इवनिंग। हमने जैसा कि कल हम लोग देखा था भारत की राज्य व्यवस्था, उसके बाद हमने देखा था संविधान की परिभाषा कि संविधान का परिभाषा क्या होता है, भारत की राज्य व्यवस्था किस तरह का है, कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी थी। अब उसके आ जाते हैं आगे। तो उसके आगे आगे क्या है, तो उसके आगे जब संविधान बन जाता है तो किसी देश में सरकार का गठन होता है। तो सरकार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले सरकार है जो किसी देश में कानून व्यवस्था को संचालित करता है। तो सरकार का अंग मुख्य 3 प्रकार का होता है। सरकार का मुख्य अंग 3 प्रकार का होता है: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। क्या क्या होता है? तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। उसी को इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? एग्जीक्यूटिव। विधायिका को लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका को जुडिशियरी के नाम से जानते हैं। अब तीनों अंग का कार्य क्या है वो आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या है? तो कार्यपालिका का कार्य यह है कि कानून को लागू करना या कानून को क्रियान्वयन करना। जैसे कोई भी देश में कानून बनता है तो उसको लागू करने के लिए कोई लागू करता है तो उसी को कार्यपालिका कहते हैं। उसी टाइप से विधायिका का काम क्या है? तो विधायिका का काम कार्य है विधि को निर्माण करना, यानी कह सकते हैं व्यवस्थापिका विधि या कानून का निर्माण करना। ये विधायिका का कार्य है, यानी काम है। विधायिका का कार्य क्या है कि व्यवस्थापिका विधि या कानून का निर्माण करना। समझ गए? अब आते हैं तीसरा, न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का कार्य यह है कि विधि या कानून की समीक्षा करना। जो विधायिका जो कानून बनाता है और लागू कौन करता है? तो कार्यपालिका करता है। तो उसी को समीक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। जो विधायिका द्वारा कानून बनाया गया और न्यायपालिका द्वारा जो कानून को लागू किया गया, उसी का समीक्षा करना ही या व्याख्या करना ही न्यायपालिका का कार्य है। समझे? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार का 3 अंग होता है। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या है? तो कानून को लागू करना या विधि कानून को क्रियान्वयन करना। दूसरा क्या है? विधायिका का कार्य क्या है? व्यवस्थापिका विधि या कानून का निर्माण करना। तीसरा है न्यायपालिका का कार्य क्या है? जो विधायिका द्वारा विधि कानून बनाया गया या कार्यपालिका द्वारा कानून को लागू किया गया, ये दोनों को मिलाकर जो समीक्षा करता है या व्याख्या करता है, उसी को तथा न्याय करता है, उसको क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि आप ये एरो देख रहे होंगे। तो ये एरो देखने का मतलब क्या है कि कुछ आगे आपको बातें बताई गई होगी। तो ये एरो में के नीचे दिया गया होगा, लिखा गया है कि संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संबंध, या हम कह सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस, यानी नियंत्रण व संतुलन। कहने का मतलब क्या है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच कुछ समन्वय होता है
जो आपको यहाँ संसदीय संप्रभुता या न्यायिक समीक्षा सर्वोच्चता के बीच संबंध दिया गया है, या हम कह सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन रहता है। किसके किसके बीच? तो विधायिका और न्यायपालिका के बीच। ठीक है, तो हम समझ गए होंगे, आप उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया होगा, पॉइंट करके स्टार करके मार्क दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है। ब्रिटेन में कैसा है? तो ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है। उसके नीचे देखिएगा आपको लिखा गया है कि ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो एक बार संसदीय कोई कानून बना दे तो उसे कोई भी नहीं हटा सकता है। ब्रिटेन में कैसा है? जो संसद है ब्रिटेन का वो कैसा है? तो संसदीय संप्रभुता, यानी कहने का मतलब जो एक बार संसद में, संसद कहने का मतलब संसद, जैसे भारत में संसद, आगे आपको बताएंगे कि भारत में संसद 3 प्रकार से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। तो उसी टाइप से ब्रिटेन में भी 2 संसद हैं। तो वही इसमें दिया गया है, लिखा गया है कि ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो एक बार संसदीय कोई कानून बना दे तो उसे कोई भी नहीं हटा सकता। ठीक है, उसी प्रकार एक और स्टार मार्क दिया है, उसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। अमेरिका में कैसा है? न्यायिक सर्वोच्चता है। कहने का मतलब है कि ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, संसद का वहाँ ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, उसी टाइप का अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, यानी कि जुडिशियरी वैल्यू ज़्यादा वहाँ माना जाता है। जो वहाँ न्यायिक सर्वोच्चता कह दिया तो उसे कोई नहीं हटा सकता है। कहने का मतलब ये है। तो ब्रिटेन में देख लिए संसदीय संप्रभुता है, अमेरिका में देख लिए न्यायिक सर्वोच्चता है, तो भारत में कैसा है? तो भारत में वही दिया गया है। यहाँ पे आगे आपको हम बता दिए हैं कि भारत में संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संबंध, या हम कह सकते हैं चेक एंड बैलेंस, यानी नियंत्रण एवं दोनों संतुलन, नियंत्रण व संतुलन, यानी दोनों का समन्वय है। आपका विधायिका का भी, न्यायपालिका का भी, वही दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे आपको मिल जाएगा। चलते हैं अब आगे, आपको बताते हैं कि उसके बाद क्या है। चलिए, तब आपको हम बता दिए थे, जैसे कि पहले ही बता दिए थे, यहाँ पे लिखा भी होगा कि भारत में संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि भारत में कैसा है, ब्रिटेन में कैसा है, अमेरिका में कैसा है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय है। कैसा है? तो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय है, दोनों का मिलजुल कर कार्य करता है। यहाँ दोनों का मतलब कि संबंध में चेक एंड बैलेंस कह सकते हैं, या नियंत्रण एवं संतुलन रहता है, दोनों का रहता है। संसद विधायिका का भी, कार्यपालिका, विधायिका मतलब संसद में 2, विधायिका कार्यपालिका, और न्यायिक सर्वोच्चता के भी समन्वय रहता है इसमें। उसी तरह एक स्टार मार्क के पूछता है क्वेश्चन कि ब्रिटेन में संविधान सरल है, कठोर है, समन्वय है। ये आगे क्वेश्चन में विगत वर्षों में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि आपको बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा गया है, बिहार पुलिस में पूछा गया है। आने वाले कई एग्जाम में पूछने का संभावना बन सकता है कि ब्रिटेन में संविधान सरल है, कठोर है, या दोनों का समन्वय है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटेन में जो संविधान है वो कैसा है? तो वो सरल है। ब्रिटेन में संविधान कैसा है? सरल है।
उसी टाइप से आगे लिखा हुआ है स्टार मार्क के कि अमेरिका में संविधान कैसा है, तो अमेरिका में संविधान कठोर है। अमेरिका में संविधान कठोर है। उसी तरह से आगे लिखा हुआ है कि भारत में संविधान सरलता व कठोरता का समन्वय है। आगे हमने बताया था कि भारत में जो संविधान है वो कैसा संविधान है, तो संसदीय संप्रभुता न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में संविधान सरलता व कठोरता का समन्वय है, यानी कि सरल भी है कठोर भी है, दोनों टाइप से हमारा संविधान है। उसी तरफ से तरीका से हम लोग बताया कि अमेरिका का संविधान कैसा है, तो अमेरिका का संविधान कठोर है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, तो ब्रिटेन का संविधान सरल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था। वो हम लोग बताए एक संविधान के बारे में, अब आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। हम लोग पहले बताए थे, सबसे पहला दिन बताया था, पहला वीडियो में बताए थे कि भारत राज्य व्यवस्था के बारे में बताए थे कि राज्य व्यवस्था क्या होता है। उसके बाद हमने बताया संविधान की परिभाषा को बताया। उसके बाद में हम लोग संविधान की परिभाषा, फिर संविधान को चलाने के लिए सरकार बनता है, सरकार कानून का पालन करता है, कानून बनाता है, कानून का समीक्षा करता है। सरकार का 3 अंग होता है, वो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। उसके बारे में आप लोग देखें कि उसका कार्य क्या क्या रहता है, क्या क्या करता है। उसके बाद में अब आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जो पूर्ण रूप से हम लोग को पढ़ना है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का आधार या बुनियाद क्या है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो आधार है, नींव, जैसे आधार कहने का मतलब क्या, जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको कि घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो देखते हैं जब घर बनाते हैं तो हम लोग खुदाई करके उसका नींव यानी बेस मजबूत करते हैं, आगे गड्ढा खोदते हैं, फिर उसमें गिट्टी, छड़, बालू ये सब दे करके हम लोग उसको पहले बेस तैयार करते हैं। बेस मतलब कि निचला जो पोर्शन होता है, बेस मतलब कि कहने का मतलब है वो तैयार करते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे की कार्य करते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था को अगर जानना है तो उसका आधार क्या है, उसका आधार है या बुनियाद बेस है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान पूर्णतः लिखित एवं संविधान सभा द्वारा निर्मित है। समझे, जो हमारा जो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो संविधान है जो पूर्णतः लिखित और संविधान सभा द्वारा निर्मित है। यानी कि हम लोग संविधान को लिखा गया है और उसको लागू करने के लिए संविधान सभा, आगे हम लोग बताएंगे कि संविधान सभा क्या, कैसे लागू किया गया था संविधान को, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि संविधान है जो पूर्णतः लिखित एवं संविधान सभा द्वारा निर्मित है। ठीक है, संविधान, भारत का संविधान भारत में लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है। लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम के दोहरी सरकार जैसे संघीय शासन, फेडरल सिस्टम की स्थापना करता है। भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान भारत में लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है। जैसे हम लोग कह सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर संघीय शासन, जैसे दोहरी सरकार को संघीय शासन कहते हैं, फेडरल सिस्टम। दोहरी संघीय शासन कि राज्य में भी शासन और केंद्र में भी शासन, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है दोहरी सरकार या संघीय शासन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि अभी हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ कि भारत का संविधान है वो लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है। तो ये लोकतंत्र से ही मिलकर लोकतंत्र को ही लोकतांत्रिक
कहते हैं हम लोग आम भाषा में। तो लोकतंत्र क्या है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का स्पेलिंग क्या होता है? डेमोक्रेसी। यहाँ पे डेमोक्रेसी में आती, लोकतंत्र का मीनिंग क्या होता है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, इसका हिंदी है, इसका अंग्रेजी डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। लोकतंत्र जो शब्द आया है वो दो यूनानी शब्द, यूनानी यहाँ पे लिखा हुआ है, दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, यानी कह सकते हैं दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। वो क्या है वो आगे देखेंगे। वो क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 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 को दो, डेमोक्रेसी है जो दो वर्ड से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी क्या है? दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है डेमोस और दूसरा है क्रेसिया। पहला डेमोस, दूसरा क्रेसिया, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो डेमोक्रेसी हो जाता है। ये ग्रीक वर्ड से है, मिलकर बना हुआ है। तो डेमोस एंड क्रेसिया से मिलकर डेमोक्रेसी बना। तो हम लोग जाने कि डेमोस का अर्थ क्या होता है। डेमोस का अर्थ क्या होता है? तो डेमोस का अर्थ जनता होता है और क्रेसिया का अर्थ शासन होता है। डेमोस का अर्थ क्या होता है? जनता, और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? शासन। तो उसी को हम लोग कहते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। क्या है? जनता का शासन। डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? जनता का शासन। ठीक ना? डेमोस मतलब जनता और क्रेसिया का अर्थ हो गया शासन। उसी को हम लोग शाब्दिक अर्थ बोल देते हैं जनता का शासन। अर्थात हम लोग कह सकते हैं लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र जनता का शासन। कहने का मतलब समझ गए आप लोग? अब आते हैं, एक स्टार पॉइंट देख रहे होंगे, लिखा है इसमें कि इन यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक्स प्रेसिडेंट, एक्स राष्ट्रपति यानी कि पूर्व राष्ट्रपति, या कह सकते हैं पॉलिटिकल थिंकर थे। वो कौन थे? अब्राहम लिंकन। क्या थे? अब्राहम लिंकन थे। उन्होंने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने लोकतंत्र के बारे में कहा कि लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए यह कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। समझें? अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा कि लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए यह कहा कि लोकतंत्र है जो जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा शासन। इसको डेमोक्रेसी को उन्होंने समझाया अब्राहम लिंकन ने। उसी को इंग्लिश में कहा गया है डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ये लोकतंत्र का जनता के लिए, जनता का द्वारा शासन है। उसी को इंग्लिश में लिखा गया है डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। समझ गए? तो ये अब्राहम लिंकन द्वारा दिया हुआ वक्तव्य था जो उन्होंने बोले थे। अब उसके बाद में आ जाते हैं लोकतंत्र का प्रकार, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी देख लेते हैं हम लोग। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसी को इंग्लिश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष को परोक्ष लोकतंत्र कह सकते हैं, या फिर इनडायरेक्ट, इंग्लिश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसको इंग्लिश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी
और हिंदी में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखें कि लोकतंत्र दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता का सीधा शासन, यानी कि जो जनता होता है, आम आदमी होता है, वो सीधा शासन करता है, न उसके ऊपर कोई नेता होता है, न कोई कानून होता है, न कोई कानून चलाने वाला होता है। मतलब सीधा शासन करने का मतलब कि हम अपना मतलब कि अपना बात रखेंगे वही पास होगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि जनता का सीधा शासन, कोई उसके ऊपर नहीं, अर्थात जनता स्वयं अपने शासन को स्थापित करता है, वही है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ पे लिखा भी गया है भी कि जनता का सीधा शासन, अर्थात जहाँ जनता स्वयं शासन करे। इसका एकमात्र उदाहरण है स्विट्जरलैंड के कैंटीनों के नगर सभाओं में। क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा देश में अपनाया जाता है? तो वही है कि इसका एकमात्र उदाहरण स्विट्जरलैंड के कैंटीनों के नगर सभाओं में, वहाँ डायरेक्ट जनता शासन करता है, मतलब कि स्वयं शासन करता है वहाँ, मतलब कि अपने आप खुद देखने को मिलता है, जहाँ की आबादी अत्यंत बहुत ही कम है। और इस टाइप का जहाँ आबादी कम मात्रा में होती है, वहाँ इसी टाइप का शासन से चलता है, इसी तरह का शासन चलता है। जनता स्वयं, जहाँ आबादी कम होता है वहाँ शासन स्वयं कर लेता है। इसका मतलब यह है। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है कि जनता द्वारा निर्वाचित या चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन, यानी प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। अब समझें, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जनता कोई आपके ही क्षेत्र से कोई चुनाव होता है, आगे पढ़ेंगे कैसे से चुनाव किया जाता है, नेता लोग कैसे विधायक बनते हैं, यह सब आगे बताया जाएगा। अभी तो सिर्फ छोटा छोटा पार्ट है लोकतंत्र का, ये सब बताया जा रहा है, आगे भी आपको बताया जाएगा। तो उसी देख लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बाद अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता द्वारा निर्वाचित या चुने हुए प्रतिनिधियों, मतलब कि प्रतिनिधि कोई व्यक्ति जो चुनाव में उम्मीदवार जो खड़ा होता है लड़ने के लिए, एक उम्मीदवार, वो प्रतिनिधि कहलाता है। तो जनता द्वारा निर्वाचित या चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन यानी प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहलाता है। वर्तमान में लोकतंत्र यही स्वतंत्र विराजमान स्थापित हैं। जैसे पंचायती राज हम लोग मुझे मुखिया का चुनाव करते हैं, वार्ड का चुनाव करते हैं, गांव में होता ना है 5 साल पर। उसी टाइप से नगर पालिका में भी चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, फिर वार्ड मेंबर का चुनाव होता है, नगर वार्ड मेंबर का, ये सब। तो ये सब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आ जाता है। किस में आ जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जो जनता द्वारा निर्वाचित यानी जनता चुनता है, उसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं। उसके बाद में आगे आपको पढ़ाया जाएगा सरकार के बारे में, मेनली रूप से सरकार क्या करता है नहीं करता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो धन्यवाद।